नमस्कार, मैं आर.डी. सिंह। आज कराएंगे चयन, अवधारणा एवं प्रक्रिया। चयन का मतलब, चयन का अर्थ या चयन का अभिप्राय निवेशकों की यानी आवेदकों की बड़ी संख्या में से विभिन्न परीक्षणों द्वारा योग्य प्रार्थियों को पूर्व निर्धारित संख्या में चुने जाने से है। इसमें परिभाषा है डेफिनिशंस ऑफ सिलेक्शन। चयन वह प्रक्रिया है जिसमें नौकरी के प्रार्थियों को दो भागों में बांटा जाता है, वे जिन्हें नौकरी दी जानी है और वे जिन्हें नौकरी नहीं दी जानी। Selection is the process in which candidates for employment are divided in two classes, those who are to be offered employment and those who are not। इसकी प्रक्रिया यानी स्टेप इन्वॉल्व इन दी सिलेक्शन प्रोसेस। सभी संस्थाओं में अलग अलग चयन प्रक्रिया को अपनाया जाता है। छोटी संस्थाओं में यह संक्षिप्त होती है, जबकि बड़ी संस्थाओं में विस्तृत होती है। बड़ी संस्थाओं द्वारा अपनाई जाने वाली चयन प्रक्रिया के मुख्य चरण, पहला है प्रारंभिक जांच, प्राइमरी स्क्रीनिंग। दूसरा है चयन परीक्षाएं, सिलेक्शन टेस्ट। रोजगार साक्षात, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज। और चौथा है संदर्भ एवं पृष्ठभूमि जांच, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। नेक्स्ट है इसके चयन निर्णय, सिलेक्शन डिसीजन। फिर शारीरिक सेक्शन, मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर जॉब प्रस्ताव यानी जॉब ऑफर और रोजगार का अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जांच में अब इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। जांच में इसमें सबसे पहले आवेदन पत्रों में दी गई जानकारी के आधार पर अयोग्य अथवा अनुपयुक्त विद्यार्थियों की छंटनी का आरंभ जांच से संबंधित प्रबंधक की मदद करता है। प्रारंभिक साक्षात्कार के आधार पर प्रार्थी को उन कारणों के आधार पर अस्वीकार किया जाता है जो आवेदन पत्रों से प्रकट नहीं होते हैं। चयन परीक्षाएं, सिलेक्शन टेस्ट। चयन परीक्षाओं का चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा प्रार्थियों की योग्यता एवं निपुणता, एबिलिटी एंड स्किल का माप किया जाता है। इन परीक्षाओं को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। पहला है बुद्धि परीक्षा, इंटेलिजेंस टेस्ट। इसका प्रयोग एक व्यक्ति को बुद्धि कोश स्तर पर नापने के लिए किया जाता है। यह एक व्यक्ति को सीखने की योग्यता अथवा उसका निर्णय लेने अथवा परखने की योग्यता को मापने का सूचक है। दूसरा है कौशल अथवा प्रवृत्ति परीक्षा, एटीट्यूड टेस्ट। इसका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए नए कौशल को सीखने की संभावित कुशलता को नापने के लिए किया जाता है। यह एक व्यक्ति को विकास करने की क्षमता का संकेत है। नेक्स्ट आता है व्यक्तित्व परीक्षा, पर्सनैलिटी टेस्ट। इसका प्रयोग एक व्यक्ति को भावनाओं, उसकी प्रतिक्रियाओं और परिपक्वता तथा जीवन मूल्य को पहचानने के लिए, संकेतों को जानने के लिए किया जाता है। यह पूरे व्यक्तित्व को परखने में सहायक है। नेक्स्ट आता है व्यापार अथवा विशिष्टता परीक्षा, ट्रेड टेस्ट। इसका प्रयोग एक व्यक्ति की उपलब्ध कौशल को नापने के लिए किया जाता है। यह एक व्यक्ति के पेशेवर तकनीकी परीक्षण के क्षेत्रों में ज्ञान के स्तर और कुशलता का मापन है। रुचि परीक्षा, इंटरेस्ट टेस्ट। इसका प्रयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि एक व्यक्ति की रुचि किस प्रकार की है और उसका रुझान किस प्रकार के कार्यों की तरफ है। नेक्स्ट आता है रोजगार साक्षात्कार, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने के बाद
उनके अंतिम साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रार्थियों की मुख मुद्रा, बातचीत, आचार विचार को देखने की रुचि यानी इंटरेस्ट, सीख जवाब देने की क्षमता और परिपक्वता, मैच्योरिटी आदि की जांच की जाती है। साक्षात्कार के दौरान होने वाली मुख्य सूचनाएं इस प्रकार होती हैं: शारीरिक गुण, फॉर्म में भरी हुई शैक्षिक डिग्रियां का वास्तविकता, रुचि में यानी कार्य में रुचि, शीघ्र जवाब देने की क्षमता और सामान्य बुद्धि और स्मरण शक्ति आदि के जांच के लिए किया जाता है। इसमें नेक्स्ट आता है, ये 2 प्रकार की होती है चयन प्रक्रिया। प्राथमिक साक्षात्कार यानी प्रीलिमिनरी, इसमें प्रार्थी की शारीरिक और मानसिक जांच करके आयोग प्रार्थियों को आगे की कार्रवाई में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। यह चयन प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। इसमें के बारे में पहले बुलाया जा सकता है। रोजगार अथवा अंतिम साक्षात्कार, एम्प्लॉयमेंट अथवा फाइनल इंटरव्यू। अंतिम साक्षात्कार 2 प्रकार चरणों में होता है, जैसे कर्मचारी प्रबंधक, पर्सनल मैनेजर, और प्रार्थियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है और मूल्यांकन के आधार पर ठीक प्रकार किए जाने वाली प्राथमिकता को उन विभागीय प्रबंधकों के पास साक्षात्कार के लिए भेज दिया जाता है। अब आता है संदर्भ एवं पृष्ठभूमि की जांच। इसमें रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकअप। यदि प्रार्थी को साक्षात्कार में उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है तो उसके बारे में कुछ व्यक्तिगत सूचनाएं उन लोगों से एकत्रित की जाती हैं जिनके नाम फॉर्म के संदर्भ में कॉलम में भरे जाते हैं। ये सूचनाएं मुख्यतः प्रार्थी के चरित्र, सामाजिक संबंधों, पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड आदि के बारे में होती हैं। ये जानकारी प्राप्त करने के लिए नियोक्ता प्रार्थी के मित्रों, भूतपूर्व एवं वर्तमान नियोक्ताओं से भी संपर्क किया जा सकता है। चयन निर्णय, सिलेक्शन डिसीजन। जो आवेदक चयन परीक्षाएं, रोजगार साक्षात्कार और संदर्भ जांच में उत्तीर्ण हो जाते हैं, उनका चयन कर लिया जाता है और अंतिम चयन निर्णय लेने से पूर्व संबंधित प्रबंधक की राय जान ली जाती है। नेक्स्ट है शारीरिक परीक्षण, मेडिकल एग्जामिनेशन। इस चरण का प्रार्थी का शारीरिक परीक्षण किया जाता है। शारीरिक परीक्षण किए जाने के 3 उद्देश्य होते हैं: संबंधित कार्य के लिए आवश्यक शारीरिक क्षमता की जानकारी प्राप्त करना और व्यावसायिक संस्थाओं को ऐसे रोगों से बचाना है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से शीघ्र पहुंचते हैं तथा कर्मचारियों की चिकित्सा पर अत्यधिक खर्च रोकना होता है। शारीरिक परीक्षण के महत्व को देखते हुए आजकल किसी भी संस्था में शारीरिक परीक्षण बिना नियुक्त नहीं किए जाते हैं। जॉब ऑफर। शारीरिक परीक्षण बाधा पार करने के बाद चयनित व्यक्ति को जॉब का प्रस्ताव किया जाता है। जॉब प्रस्ताव के लिए नियुक्ति पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर सौंपा जाता है। नियुक्ति पत्र एक तिथि लिखी होती है, उस तिथि तक ड्यूटी पर रिपोर्ट करना जरूरी होता है। रोजगार अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट। चयनित व्यक्ति द्वारा जॉब प्रस्ताव स्वीकार कर लेने पर यह संगठन का कर्मचारी बन जाता है। इस चरण पर कर्मचारी और नियोक्ता अपने अनेक प्रपत्रों यानी डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसमें प्रमाणित मुख्य प्रपत्र है। इसमें कर्मचारी के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। कर्मचारी को निम्नलिखित यानी इसको स्वयं प्रमाणित करता है, जिससे भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग में लाया जा सके। इसके अतिरिक्त यह लिखित रोजगार अनुबंध तैयार किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित सूचनाएं होती हैं: जॉब का नाम है यानी जॉब टाइटल, उत्तरदायित्व, नियमित सेवा तिथि, परिश्रम दर और भत्ते, काम के घंटे, ड्यूटी नियम यानी लीव रूल्स, छुट्टी के नियम और झगड़ा निवारण विधि, अनुशासनात्मक कार्यविधि, रोजगार समाप्ति कार्यविधि आदि ये होते हैं इसमें। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट है प्रशिक्षण एवं विकास। इसमें प्रशिक्षण भी दिया जाता है कर्मचारियों को। इसमें इसको
इसमें है प्रशिक्षण एवं विकास अवधारणा। नियुक्तिकरण प्रक्रिया। स्टाफिंग प्रोसेस में कर्मचारियों की भर्ती और चयन कर लेने के पश्चात अगला चरण प्रशिक्षण का होता है। उत्पादन के विभिन्न साधनों जैसे पूंजी, माल, मशीन आदि, मानव आदि में से मानवीय संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सभी साधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग मानवीय संसाधन द्वारा कुशलता पर निर्भर करता है, इसकी कैसी कुशलता। तो इसलिए प्रशिक्षण क्या है? ट्रेनिंग। इसका अभिप्राय वर्तमान कार्य निष्पादन को बनाए रखने एवं सुधार करने के लिए तैयार की गई प्रक्रिया से है। इसका अर्थ है प्रशिक्षण यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों को किसी विशेष कार्य की कुशलता पूर्वक संपन्न करने हेतु उनके ज्ञान एवं निपुणता में वृद्धि की जाती है। इसमें है प्रशिक्षण की परिभाषाएं हैं। इसमें एक विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारी द्वारा ज्ञान कौशल में वृद्धि करने के काम को ही प्रशिक्षण कहते हैं। ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग ए पार्टिकुलर जॉब। इसमें इसकी विशेषता है विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं तथा सामान्य ज्ञान के आधार पर प्रशिक्षण की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जैसे प्रशिक्षण पर खर्च विनियोग है अथवा विनियोग है, अपव्यय नहीं। एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट एंड नॉट दी वेस्टेज। प्रशिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस प्रक्रिया पर किया गया खर्च विनियोग होता है अथवा अपव्यय नहीं होता। अर्थात प्रशिक्षण पर आज जो खर्च किया जाएगा संस्था को उसका लाभ कर्मचारियों की बढ़ी हुई कार्यकुशलता के रूप में एक लंबे समय तक मिलता रहेगा। दूसरा है विशेष कार्य से संबंधित है, रिलेटेड टू ए स्पेशल जॉब। प्रशिक्षण का अभिप्राय कर्मचारियों को सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना नहीं है, बल्कि उनके द्वारा उनको किसी विशेष कार्य में निपुण बनाया जाता है। तीसरा है संस्था एवं कर्मचारी दोनों के लिए लाभदायक है, बेनिफिशियल टू बोथ दी ऑर्गेनाइजेशन एंड दी एम्प्लॉइज। प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संस्था एवं कर्मचारी दोनों को लाभ प्राप्त होता है। एक और संस्था का कम लागत पर अधिक उत्पादन का सपना साकार होता है, दूसरी ओर कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ने से वे कम समय में अधिक और अच्छा कार्य कर सकते हैं, जोखिम से भी बच जाते हैं। सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्रशिक्षण कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि किसी कर्मचारी को हमेशा के लिए एक बार ही कार्य संबंधित ज्ञान प्रदान कर सके। संस्था को जब भी कई कार्य विधि, नई तकनीक आदि का प्रयोग होता है तो प्रशिक्षण जरूरी हो जाता है। अर्थात जब व्यवसाय में कोई परिवर्तन होता है तब प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। पांचवा है प्रशिक्षण तथा विकास में अंतर होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। प्रशिक्षण का मतलब कर्मचारियों को किसी विशेष कार्य को में निपुण बनाना है, जबकि विकास के अंतर्गत सभी क्षेत्रों की जानकारी प्रदान की जाती है। प्रशिक्षण सभी स्तरों के कर्मचारियों के लिए जरूरी है, जबकि विकास की आवश्यकता प्रबंधकीय वर्ग के लिए ही अपेक्षाकृत अधिक होती है। छठा है प्रशिक्षण एवं शिक्षा में अंतर होता है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर डिफरेंट। प्रशिक्षण द्वारा किसी विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारी को ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि की जाती है, जबकि शिक्षा द्वारा कर्मचारी के सामान्य ज्ञान तथा समझ में वृद्धि की जाती है। जैसे एक कर्मचारी को कुछ पुर्जों को जोड़कर एक नई मशीन बनाना सिखाया जाता है तो यह प्रशिक्षण है। इसके अतिरिक्त जब कोई इंजीनियर का कोर्स करता है तो यह एक शिक्षा है। प्रशिक्षण का महत्व एवं आवश्यकता। जबकि आज जगत में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं,
यानी व्यवसायिक जगत में परिवर्तन हो रहे हैं तो प्रशिक्षण की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। 3, प्रतिदिन विभिन्न कार्य करने के लिए नई नई कार्य विधियों का विकास हो रहा है, उनको करने के लिए प्रशिक्षण जरूरी है। इसका लाभ है संगठन को लाभ, इसमें संगठन को लाभ होते हैं, कर्मचारियों को भी होता है। तो संगठन को लाभ है माल एवं मशीन की मितव्यता तथा सही प्रयोग, मोस्ट इकोनॉमिकल एंड द बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट। संस्था में कार्य करने वाला प्रत्येक कर्मचारी, चाहे वह किसी भी स्तर का क्यों न हो, माल और मशीन का प्रयोग करता है। ऐसे स्तर पर उत्पादन के लिए मशीन तथा माल का प्रयोग किया जाता है और मध्य स्तर पर, उच्च स्तर पर कार्यालय में कंप्यूटर टाइप की मशीनों और अन्य लेखन सामग्री का प्रयोग किया होता है। प्रशिक्षण कर्मचारियों के माल और मशीनों का ठीक ढंग से प्रयोग करके अपव्यय को कम करता है। दूसरा है उत्पादन की किस्म एवं मात्रा में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। प्रशिक्षण द्वारा माल की किस्म एवं मात्रा में सुधार संभव है, जिससे परिणामस्वरूप उत्पादन लागत में कमी आती है। यहाँ यह समझ लेना जरूरी है कि उत्पादन के अभिप्राय केवल मशीनों द्वारा तैयार किया गया माल से नहीं है, बल्कि सभी प्रबंधकीय स्तरों पर किए जाने वाले कार्यों से है। प्रशिक्षण से सभी स्तरों के कर्मचारियों के ज्ञान एवं निपुणता में वृद्धि होती है, जो अच्छे काम करने लगते हैं। नेक्स्ट आता है पर्यवेक्षण की लागत, पर्यवेक्षण की कम जरूरत, लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन। प्रशिक्षण कर्मचारी अपने अपने कार्यों को निपुण हो जाते हैं और इसके कारण उन्हें देखरेख करने की कम आवश्यकता होती है। श्रम परिवर्तन दर या अनुपस्थिति में कमी आती है। रिड्यूस्ड लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंस। प्रशिक्षित कर्मचारी संस्था के वातावरण एवं अपने कार्य से संतुष्ट रहते हैं, इसलिए उनमें अनुपस्थित रहने या छोड़ने की वो कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है ग्रहणशीलता में वृद्धि, इम्प्रूवमेंट इन अडेप्टिबिलिटी। लगातार प्रशिक्षण से कर्मचारियों की मानसिक विकास होता है और वे नई नई तकनीकों अधिक शीघ्र सीख लेते हैं, उसमें जाता है। इसके अतिरिक्त वे नई चीजों को सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। अब आता है कर्मचारियों को लाभ, बेनिफिट टू द एम्प्लॉइज बेनिफिट, कर्मचारियों को यानी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, इससे इंक्रीज इन कैपेसिटी और इफिशिएंसी। प्रशिक्षण में किसी विशेष कार्य को विधि पूर्वक करने की कला सिखाई जाती है, जिससे कर्मचारियों की कार्य कुशलता और कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। बाजार मूल्य में वृद्धि, इंक्रीज देयर मार्केट वैल्यू। प्रशिक्षण कर्मचारियों का बाजार मूल्य अधिक होता है और अधिक मूल्य होने के मतलब यह है वे दूसरी संस्थाओं में अधिक पारिश्रमिक पर नियुक्त प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इन्हें दुर्घटनाओं में कमी होती है, फियर एक्सीडेंट। दुर्घटनाओं का कमी जहां और संस्थाओं को होती है, उसमें जो शिक्षित कर्मचारी यानी प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं उसमें कम होती है। उन्हें मशीनों के बारे में पहले ही सिखाया दिया जाता है। कार्य संतुष्टि, जॉब सेटिस्फैक्शन। एक कर्मचारी जीवन काल में सबसे महत्वपूर्ण बात संतुष्टि है, अर्थात वह जो कार्य कर रहा है उससे पूरी तरह संतुष्ट होना चाहिए। किसी कार्य को पूरे करने के लिए संतुष्टि तभी मिलती है जब कर्मचारी उस कार्य को करने में निपुण हो तथा निपुणता से कार्य करने में प्रशिक्षण से प्राप्त होता है। इसकी विधियां हैं, प्रशिक्षण की विधियां हैं। प्रशिक्षण की विधियां में पहला है कार्य पर प्रशिक्षण, जॉब, ये आते भी हैं इसमें। कार्य पर प्रशिक्षण, इसमें ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, कार्य पर। इसका अभिप्राय उस प्रशिक्षण विधि से है जिसका मुख्य आधार करते हुए सीखना है। इस विधि का प्रयोग कार्यस्थल पर होता है। इट रेफर टू दैट मेथड ऑफ ट्रेनिंग द बेसिस थीम ऑफ विच इज लर्निंग while doing. This method is applied
टू द वर्क प्लेस, कार्य पर किया जाता है। वर्कशॉप में इसमें कार्य का प्रशिक्षण विधि से प्रशिक्षार्थियों को एक मशीन अथवा कार्य वर्कशॉप अथवा प्रयोगशाला में किसी विशेष कार्य को करने के लिए कहा जाता है। इसको एक अनुभवी कर्मचारी द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें कार्य पर प्रशिक्षण की मुख्य विधियां हैं अभिविन्यास प्रशिक्षण, इंडक्शन ट्रेनिंग। दूसरा है इसमें नवसिखु कार्यक्रम, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, संयुक्त इंटर्नशिप ट्रेनिंग। यानी अभिविन्यास प्रशिक्षण क्या है? इंडक्शन ट्रेनिंग। अभिविन्यास प्रशिक्षण का अर्थ नए चुने गए कर्मचारियों को उनकी जॉब तथा संगठन से परिचित करवाना है। इसके अंतर्गत नए कर्मचारियों को उनके अधिकारी एवं अधीनस्थों से परिचित करवा दिया जाता है ताकि उनके साथ मिलकर एक टीम की भावना से काम करें। नवसिखिया कार्यक्रम, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, इसका मतलब उस प्रशिक्षण विधि से है जहां प्रशिक्षार्थी उच्च स्तरीय कौशल प्राप्त करने के लिए एक विशेषज्ञ के अधीन काम करता है। जो प्राय लोग विशेष कौशल जैसे बिजली का काम, प्लम्बर का काम व लोहार आदि में प्रवेश करना चाहते हैं तो उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञ द्वारा कार्य के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों पहलुओं को महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट आता है संयुक्त प्रशिक्षण। संयुक्त प्रशिक्षण, इसका अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है ताकि दोनों अपने सदस्यों के सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान में संतुलन स्थापित कर सकें। अब आता है इसमें कार्य पर यानी कार्य से परे प्रशिक्षण, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसका अभिप्राय उस प्रशिक्षण विधि से है जिसका मुख्य आधार करने से पहले सीखना है। इस विधि का प्रयोग कार्यस्थल से दूर किया जाता है। इट रेफर टू दैट मेथड ऑफ ट्रेनिंग द बेसिस थीम ऑफ विच इज लर्निंग बिफोर डूइंग। दिस मेथड इज यूज्ड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। इसमें स्थान अलग होता है और इसकी मुख्य विधियां हैं प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। इसका अभिप्राय उस प्रशिक्षण विधि से है जिसके अंतर्गत वास्तविक कार्यस्थल से परे लेकिन वास्तविक कार्यस्थल जैसे ही सिखाने वाले स्थान पर स्थापित उपकरणों मशीनों की मदद से प्रशिक्षण दिया जाता है। कर्मचारियों का विकास। नेक्स्ट आता है कर्मचारियों का विकास। कर्मचारी विकास अवधारणा, कर्मचारी विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय डेवलपमेंट। इसका अभिप्राय भावी क्रियाओं के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए तैयार की गई प्रक्रिया है। कर्मचारी विकास का मतलब प्रबंधकों की वर्तमान पदों पर संपूर्ण यानी प्रभावपूर्णता, ओवरऑल एफिशिएंटनेस में सुधार करने तथा भविष्य में अधिक जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार करने से है। जैसे मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स का उद्देश्य एक संस्था में ऐसे प्रबंधक तैयार करना है जो वर्तमान कार्य की उसमें के उद्देश्य से काम करे लेकिन भविष्य में ऊंचे पदों पर जाकर अधिक उत्तरदायित्व वहन कर सके। एचआरडी में वर्तमान पर कम और भविष्य में अधिक ध्यान दिया जाता है, इसलिए इसे भविष्य प्रधान प्रक्रिया, फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस भी कहा जाता है। एचआरडी के अंतर्गत प्रबंधकों में तार्किक योग्यता, रीजनिंग एबिलिटी पैदा की जाती है ताकि कारणों एवं परिणाम संबंधित संबंध को सहजता से समझा जा सके और प्रभावी निर्णय ले सके। इसकी विशेषता है कर्मचारी विकास की विशेषताएं हैं, प्रबंधों से संबंधित है, ये भविष्य में अधिक ध्यान केंद्रित होता है इसमें
और संपूर्ण व्यक्तित्व विकास पर जोर दिया जाता है। इसमें प्रशिक्षण के स्थान पर शिक्षण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। छुपी हुई प्रतिभा को विकसित करके उपयोग करना लाना है। इसमें प्रबंधकों को अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए तैयार करना होता है। नेक्स्ट है कार्य से परे यानी ऑफ द जॉब प्रशिक्षण विधियां का प्रयोग किया जाता है। तार्किक योग्यता, रुचि, गुणवत्ता प्रदान करने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। कर्मचारियों की आवश्यकता क्या है, यानी इसमें नीड ऑफ एम्प्लॉय डेवलपमेंट, प्रबंधकों को अधिक उत्तरदायित्व वहन करने के योग्य बनाना। दूसरा है प्रबंधकों को पदोन्नति का रास्ता तैयार करना, प्रबंधकों के कारण परिणाम से संबंध स्थापित करने की योग्यता पैदा करना है और प्रबंधकों के भावी निर्णय लेने के लिए शक्ति पैदा करना है और संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि करना है और प्रबंधकों के बाजार मूल्य में वृद्धि करना है। धन्यवाद। नेक्स्ट आगे हम इसमें आपको क्वेश्चन देंगे। ये चैप्टर पूरा हो चुका है। ओके।